गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 10th की सोशल साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस के 3 पार्ट हैं, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। आज हम जो पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सिविक्स है और यहाँ पे आप टाइटल में देख सकते हैं कि इसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक हम बोलते हैं जमहूरियत को और पॉलिटिक्स होता है सियासत, यानी कि जमहूरी सियासत। और इसका फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब होता है, पावर का मतलब हो गया ताकत और शेयरिंग का मतलब हो गया बंटना, यानी कि ताकत का बंटना। जब एक ही मुल्क में ताकत बढ़ती है तो उसका उस पर क्या असर पड़ता है, उसके क्या नतीजे निकल के आते हैं कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे जो पहला है वो बेल्जियम और श्रीलंका को है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेल्जियम जो है वो यूरोप की एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है और इसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। और इसका जो साइज़ है वो हिंदुस्तानी रियासत हरियाणा से बहुत छोटा है। और इसके बॉर्डर जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलते हैं। और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है, जो कि हिंदुस्तानी रियासत हरियाणा से बिल्कुल हाफ है। यहाँ पे जो इस छोटे से मुल्क की जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले मैं आपको बता दूं कि एथनिक बोलते हैं जब एक ही जगह पे रहने वाले लोग जो है वो उनमें बट जाए, चाहे वो उनको इस वजह से कि बटने की वजह उनका सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर हो और उनकी जो कॉमन डिसेंडेंट्स होते हैं इसको लेकर के सिमिलैरिटी जो होती है वो चाहे वो फिजिकली हो या दोनों तरीके से हो, यानी कि वो एक ही मुल्क में रहते हो या हो सकता है कि वो मुल्क से बाहर भी हों, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मुल्क के रहने वाले हों और एक ही कम्युनिटी के लोग हों। नहीं, उनका कल्चर और उनका लैंग्वेज सेम होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी ये है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी जो पॉपुलेशन जो है वो 1 करोड़ के आसपास है और इस 1 करोड़ में भी जो 59% लोग हैं जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच स्पीकिंग हैं। 40% लोग जो वेनोलिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग है और बाकी 1% लोग जो बेल्जियम में हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं कि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि पूरे मुल्क में जैसे कि मैंने जो आपको डाटा बताया उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि पूरे मुल्क में डच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन कम है। लेकिन कैपिटल की बात नहीं है, कैपिटल में बिल्कुल इसका अपोजिट है। वहाँ पर डच स्पीकिंग लोग सिर्फ 20% है और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो है वो 80% है। इसी को लेकर के हम इसका एक मैप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए मैप है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज कलर जो शो कर रहा है वो ब्रसेल्स को शो कर रहा है, यानी कि कैपिटल जो है इसकी जो है वो ब्रसेल्स है। रेड कलर जो है वो वेलोनिया यानी कि फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को बता रहा है। जो लाइट येलो कलर, जो लाइट ग्रीन कलर है वो ये बता रहा है कि फ्लेमिश यानी कि डच स्पीकिंग लोगों को जाहिर कर रहा है और जो लाइनिंग वाला एरिया है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को जाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पे इस मैप से आप ये साफ पता चलता है कि जो है जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर ये जो लाइट ग्रीन कलर का है, यहाँ पर ये डच स्पीकिंग लोगों का, यानी कि यहाँ पर डच स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये वाला ये ब्रसेल्स है, यहाँ पे ये रेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है, इस वजह से ये रेड है। और यहाँ पे ये जो रेड वाला एरिया आप ये देख सकते हैं ये जो है वेलोनिया रीजन है और ये फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का है। और साइड पे आप यहाँ पे ये देखिए जो लाइनिंग वाला एरिया है, यहाँ पर जर्मन स्पीकिंग लोग हैं जो वहाँ पर सिर्फ 1% है। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर माइनॉरिटी है, यानी कि जो मुल्क में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो माइनॉरिटी है वो कंपैरेटिवली जो है वो दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल हैं और ज़्यादा रिच हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डच स्पीकिंग लोग हैं उसमें उनके लिए कुछ नाराज़गी ज़ाहिर होती है, क्योंकि जो उनको वहाँ पे जो मुआशी फ़ायदे थे, जो तालीमी सहूलियात जो थी वो डच स्पीकिंग लोगों को बहुत बाद में जाकर के मिली, जिसकी वजह से इनमें जो है एक डच स्पीकिंग लोगों में और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में 1950 और 60
तक आते आते इनकी जो टेंशन जो है वो काफ़ी बढ़ गई। और जो इनकी टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो इनकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जैसे पूरे मुल्क में जो है वो 59% लोग जो है वो डच स्पीकिंग है, यानी कि वो मेजोरिटी में है। लेकिन कैपिटल में वो मेजोरिटी में नहीं बल्कि वो माइनॉरिटी में है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर 20% लोग हैं। और फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल में वो 80% लोग हैं और यहाँ पर वो मेजोरिटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनमें एक टेंशन चल रही होती है। अब इसी तरीके का हम एक जो माहौल है वो हम अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में देख सकते हैं। श्रीलंका जो है वो हमारे साउथ में पड़ता है और हिंदुस्तानी रियासत तमिलनाडु से कुछ ही फासले पर है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि हिंदुस्तानी रियासत के बिल्कुल हरियाणा से बिल्कुल मिलती जुलती इसकी है। बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ के मुकाबले में श्रीलंका में डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कम्युनिटीज़ के लोग हैं, मजहब के लोग हैं। और इसमें जो मेजोरिटी है वो सिन्हाला स्पीकिंग है। जो सिन्हालास है वो यहाँ के यहाँ की जो लोग जो वहाँ के नेटिव्स हैं उनकी ये लैंग्वेज है, जो कि 74% है। और तमिल स्पीकिंग लोग यहाँ पे 18% है। और इस 18% लोग में भी तमिल स्पीकिंग में यहाँ पे ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें जो है जो यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं कि जो 13% लोग हैं वो जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जिनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। और बाकी जिनके फोर फादर्स यानी कि उनके दादा परदादा जो है वो काम के सिलसिले में अंग्रेज़ों के ज़माने में वहाँ पर चले गए थे। कॉलोनियल पीरियड्स हम कहते हैं, जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो उस दौरे हुकूमत में अंग्रेज़ उनको वहाँ पर किसी जो है प्लांटेशन वर्कर के तौर पर वहाँ पर लेकर गए थे और फिर वो बाद में वहीं पर बस गए थे। उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। यहाँ पे आप ये इसमें श्रीलंका का भी आप ये मैप देख सकते हो। ये देखिए, ये श्रीलंका का मैप है। यहाँ पर मैं पहले आपको ये कलर्स बार बता दूँ। ये देखिए आप कलर बार्स, ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो येलो एरिया है वो सिन्हालास का बताता है, जो रेड वाला एरिया है वो श्रीलंकन तमिल को बता रहा है, ब्राउन वाला एरिया जो है वो इंडियन तमिल को बता रहा है, और जो लाइट ब्राउन जो सर्कल में है वो मुस्लिम्स को शो कर रहा है कि यहाँ पर ये मुस्लिम पॉपुलेशन है इसकी। हम फिर से चैप्टर पे आ जाते हैं। पहले आप ये देखिए मैप में आप देख सकते हो कि ये देखिए ये वाला एरिया जो है, ये देखिए मैप, यहाँ पर ये देखिए ये जो है ये रेड वाला एरिया जो कि यहाँ पर ये बता रहा है कि ये श्रीलंकन तमिल्स है। ये देखिए ये वाला रेड वाला एरिया ये श्रीलंकन तमिल्स को बता रहा है। और ये पूरा जो है ये जो येलो एरिया है ये सिन्हालीस का है, यानी कि सिन्हाला स्पीकिंग लोगों का है ये एरिया। या ब्राउन ये देख सकते हो, ये जो ब्राउन पोर्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ब्राउन वाला जो एरिया दिख रहा है ये इंडियन तमिल्स को बता रहा है। और ये जो बीच में छोटे छोटे ये जो सर्कल्स हैं ये यहाँ पर मुस्लिम्स को शो कर रहा है। ये आप ये देख सकते हैं इस मैप को, ये बुक पे है, आप इसको आराम से वहाँ से इसको देख सकते हैं और अच्छे से इसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हम फिर से आते हैं बुक पे। यहाँ पर जो ये सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट है, और जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं अब वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स में है ज़्यादातर। और इसमें तकरीबन जो है 7% लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि सिन्हालास में वो सिन्हालास भी हैं और वो तमिल्स भी हैं। अब आप बिल्कुल इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन होगी इन मुल्कों में। बेल्जियम में जहाँ पर कि डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में है, लेकिन उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं जो वहाँ पे जो उनको फ़ायदे मिलने चाहिए थे, जो चाहे वो मुआशी हों या तालीमी हों, उनको वहाँ पर मेजॉरिटी है लेकिन उनको वहाँ पर उनको उसके जो है फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका में जो है जो मेजॉरिटी है सिन्हाला स्पीकिंग लोगों की, जो सिन्हालीज हैं, उनको वो वहाँ पर पूरी तरीके से उसको फ़ायदे वो ले रहे हैं। वो अपना उनका उन्हीं के वहाँ पर देखा जाए तो हुकूमत है, वहीं पर वही उस पर हुकूमत कर रहे हैं और वो पूरी तरीके से उनको एंजॉय कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म एक अकीदा है जो कि मेजॉरिटी यानी कि वहाँ पर अक्सरियत में जो जमात है, जो कम्युनिटी है, जो स्पीकिंग लोग हैं उनकी है, और उस तरीके से वो मेजॉरिटी में है, अक्सरियत में, और इस वजह से वो उस पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, उस पूरे मुल्क की पॉलिसी को, डिसीजन मेकिंग को, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म। अब यहाँ पे देखें कि श्रीलंका की जो मेजॉरिटेरियनिज्म है किस हिसाब से है। पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका जो है वो 1948 में आज़ाद हुआ था, और जो यहाँ के लीडर्स थे सिंहालीस कम्युनिटी के, उन्होंने अपने गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो सिक्योर किया उसकी वजह क्या थी कि मेजॉरिटी में थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हुआ कि जब वहाँ पर इलेक्शन हुए तो वहाँ पे सिंहालीस की हुकूमत बनी, क्योंकि वो वहाँ पर मेजॉरिटी में थे, तो मेजॉरिटेरियनिज्म होने की यहाँ की वजह से वहाँ पर उनकी वो हुकूमत बनी। लेकिन यहाँ पर परेशानी शुरू हुई है 1956 में, क्योंकि यहाँ पर एक एक्ट पास होता है जिसमें कि सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज जाहिर किया गया, और बाकी जो है तमिल्स को वहाँ पर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने जो वहाँ पर पॉलिसीज़ की, उनको जो तरजीह दी वो सिर्फ सिंहालास को दी, जो सिंहालास चाहे वो वहाँ पे गवर्नमेंट पोजीशंस हों, वहाँ पे जॉब्स हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, वो सारी की सारी किसके लिए रिजर्व कर दी गई, सिंहालीस के लिए। और एक नया लॉ बना जिसके ज़रिए कि वो वहाँ पर बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट भी कर, यानी कि उसको बचा भी सकते थे, और उसको जो है वो पूरे मुल्क में आगे से उसको बढ़ा भी सकते थे, जिससे ये हुआ कि तमिल जो बटे हुए थे, कुछ उसमें क्रिश्चियन थे, कुछ उसमें हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, अब वो बिल्कुल महदूद हो गए। और हुकूमत के जितने भी ये तरीक़ाकार थे, जो है एक से बढ़कर एक जो है, उसमें ये होने लगा कि जो वहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स थे उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। वो उनको ऐसा लगने लगा कि वो बिल्कुल उसका हिस्सा ही नहीं है, और वो उनको बल्कि उस मुल्क में कोई रोल ही नहीं रह गया उसका। इस वजह से उनको ये लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए वो बुद्धिस्ट होते हैं और सिंहाला स्पीकिंग होते हैं, और वो अपनी ही लैंग्वेज और अपने ही कल्चर को लेकर के बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। बाकी उनके जो वहाँ पर तमिल्स हैं वो ना उनका फ़ायदा सोचते हैं और ना ही उनके लिए उनकी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर उनको बिल्कुल जो है जो राइट्स जो थे, इक्वल राइट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो उनको बिल्कुल जो है मना कर दिए गए, जिसकी वजह से उनके साथ भेदभाव होने लग गया। चाहे वो हुकूमत की जो जॉब्स हों, उनको जो फ़ायदे मिलने चाहिए या बाकी जो फ़ायदे होते हैं, वो सारे के सारे उन सारे फ़ायदों से उनको बिल्कुल अलग कर दिया गया, जिससे नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर एक बिल्कुल ही सिंहाला स्पीकिंग लोगों में और जो तमिल थे उनमें बिल्कुल उनके जो रिश्ते थे वो बिल्कुल उनमें रिश्ते में खटास आने लग गई। श्रीलंकन जो थे वहाँ पे जो तमिल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी पार्टीज बनानी शुरू की, उन्होंने भी अपने आप को खुद को पहचान दिलाने की एक स्ट्रगल को शुरू कर दी, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी जो भाषा है तमिल्स उसको भी जो है एक पहचान मिले, उनकी जो है उनको भी एक रीजनल मतलब कि जो है वो एक खित्ते की जो है खुद मुख्तारी दी जाए और उनको भी जो है बराबरी दी जाए, ताकि उनको भी बराबर के मौके मिले, उनको भी बराबरी गवर्नमेंट जॉब्स में हिस्सेदारी मिले, यूनिवर्सिटीज़ में वो जा सकें, पढ़ सकें, ताकि उनको भी कुछ उसमें फ़ायदा हो सके। लेकिन उनकी ये डिमांड जो थी कि वो खुद मुख्तारी की डिमांड या फिर वो एक बार राइट्स की जो बात कर रहे थे, वो उनसे बिल्कुल भी महरूम कर दिया गया, उनकी इस डिमांड्स को नहीं माना गया। 1980 में बहुत सारी पॉलिटिकल जो सियासी जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने बाकायदा से एक जो है एक सेम प्लेटफॉर्म पे आ गई, जिसको उन्होंने नाम दिया इंडिपेंडेंट तलीम एलम, जो उन्होंने इसको एक स्टेट वहाँ पे जो है डिक्लेयर कर दिया। और इसमें क्या हो, जो नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका था, यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूँ, ये देखिए ये जो है ये जो है नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट, यहाँ पे ये है जो ये तमिल स्पीकिंग लोगों का है, यहाँ पे ये तमिल्स हैं, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है। तो इसी खित्ते को लेकर के उन्होंने जो है इसको एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी स्टेट है, यहाँ पे हमारी खुद मुख्तारी है और यहाँ पर
हमें एक जो है पहचान मिलेगी। अब क्या हुआ, इससे जो है वहां पर अब वहां पे एक सिविल वार हम खाना जंगी को बोलते हैं, जब मुल्क में ही एक ही मुल्क में रहने वाले लोगों में आपस में सेम कल्चर सेम लैंग्वेज को लेकर के जो है वो एक लड़ाई शुरू हो जाए, एक खाना जंगी शुरू हो जाए, जिसका रिजल्ट ये होता है, जिसका रिजल्ट ये वहां पर ये सिविल वार शुरू हो गई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों तरफ से, चाहे वो सिन्हाली स्पीकिंग लोग थे या तमिल स्पीकिंग लोग थे, इन दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा इनके लोग मारे गए, बहुत ज्यादा इनकी जो परिवार थे उनको जो है अपनी जगह छोड़ करके वहां से जाना पड़ा, एक रिफ्यूजी के तौर पे रहना पड़ा। इससे जो है उन पे बहुत असर पड़ा है, उनकी डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। और इस सिविल वॉर का बहुत ही ज़्यादा जो है अगर देखा जाए तो जो फ़र्क पड़ा है वो उनके मुआशी, उनके कल्चर, इकोनॉमी को असर पड़ा है। और ये 2009 में जाकर के इसका खात्मा हुआ है, जो सिविल वॉर यहाँ पे जो थी वो 2009 में जाकर के ख़त्म हुई है। अब जो है एकोमोडेशन जो बेल्जियम है जो है इंशाल्लाह हम ये कल इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको याद रखोगे और जो है इसके मेन पॉइंट्स जो है वो इसको आप डिस्कस करेंगे। तो लास्ट में इतना ही कहूँगी कि घरों में रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।